हेलो स्टूडेंट्स, एडुमन चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस सेशन के अंदर हम पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट्स, कंपोजिशन, फंक्शंस एंड सोर्सेज पार्ट 9 के बारे में, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे थायमीन एंड राइबोफ्लेविन। थायमीन थायमीन ऑल्सो नोन एज B1। थायमीन को हम B1 वाइटामिन बोलते हैं। इट इज़ वाइडली नोन फॉर इट्स रोल इन प्रिवेंटिंग द डेफिशिएंसी डिजीज बेरीबेरी। और इसको किस रूप में जाना जाता है? एक बेरीबेरी डिजीज होती है जिसको प्रिवेंट करने के रूप में इसको जाना जाता है, यानी कि थायमीन की कमी से बेरीबेरी डिजीज हो जाती है और उसको प्रिवेंट करने के लिए अगर हम थायमीन देंगे तो वो डिजीज प्रिवेंट हो जाएगी। द फिलिपिनो वर्ड बेरीबेरी मीन्स आई कांट। एक फिलिपिनो वर्ड है बेरीबेरी, इसका मतलब है आई कांट। The discoveries of the water-soluble vitamins began at the turn of the last century with the recognition by Christian Eisman, a Dutch physician in Java। और इसकी डिस्कवरी सबसे पहले एक वाटर सोल्यूबल विटामिन के रूप में की गई थी। और ये जो इसकी डिस्कवरी है वो किसने करी थी? एक क्रिश्चियन साइंटिस्ट हुए आइजमैन, और एक जो कि डच फिजिशियन थे जावा में। He observed neurological abnormalities in chickens which were fed on a highly polished rice diet which disappeared on feeding ground। और उन्होंने सबसे पहले ये जो एबनॉर्मलिटी है वो चिकन्स में ऑब्जर्व करी थी, क्योंकि ऐसे चिकन्स जिनको पॉलिश्ड राइस दिया जाता था उनमें इसकी डेफिशिएंसी देखी गई, और जब उनको ब्रान फीडिंग करवाई गई तो ये जो डेफिशिएंसी के सिम्टम्स थे वो धीरे धीरे डिसअपियर हो गए। इन 1855 तकाकी हैड cured beriberi in the Japanese Navy by using meat and milk to supplement the men's regular diet। और 1855 के अंदर तकाकी ने क्योर किया बेरीबेरी को, जो जापानीज नेवी के लोग थे उनको मीट और मिल्क सप्लीमेंट दे करके, क्योंकि जो हाईली पॉलिश्ड राइस खाता है उसमें हाईली पॉलिश्ड राइस के अंदर थायमीन कंटेंट बहुत कम होता है, या यूँ मान लो होता ही नहीं। तो अगर हम रेगुलर ऐसी डाइट कंज्यूम करेंगे जो हाईली पॉलिश्ड राइस डाइट है, तो हमारे अंदर भी बेरीबेरी की थायमीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी और बेरीबेरी के सिम्टम्स दिखाई देने लग जाएंगे। तो 1855 के अंदर क्या किया गया कि जो जापानीज नेवी के जो लोग थे उनको उनके अंदर बेरीबेरी सिम्टम्स देखे गए, और उनको उस बेरीबेरी सिम्टम्स को दूर करने के लिए उनको मीट और मिल्क सप्लीमेंट दिया गया रेगुलर डाइट में, और उनमें वो सिम्टम्स डिसअपियर हो गए। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट है और मीट है, या फिर जो ब्रान यानी कि जो वीट है और जो होल वीट जिसको अपन बोलते हैं, तो उसके अंदर थायमीन कंटेंट अच्छा पाया जाता है। नेक्स्ट है, ये इसको मैंने हिंदी में भी ट्रांसलेट किया है, तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हो ताकि आपको इजीली समझ में आ सके। फंक्शंस, इसके फंक्शंस क्या क्या है? हेल्पफुल इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो थायमीन है वो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। हेल्प इन डाइजेशन, थायमीन का हमारे डाइजेशन में भी रोल होता है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को नॉर्मल बनाए रखने में थायमीन जरूरी होता है। हेल्पफुल इन मेंटेनिंग द नॉर्मल कंडीशन ऑफ द नर्व्स, और जो हमारा नर्व्स है, हमारे नर्वस सिस्टम है, उसको भी नॉर्मल कंडीशन में रखने के लिए और मेंटेन रखने के लिए हेल्प करता है। डीएनए और आरएनए के फॉर्मेशन में भी थायमीन हेल्प करता है। इसके साथ ही साथ जो थायमीन है वो बॉडी को हेल्दी और फंक्शनल बनाए रखने में भी अपना रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी। थायमीन की डेफिशिएंसी से बेरीबेरी रोग हो जाता है। बेरीबेरी भी अलग अलग टाइप्स की होती है, इन्फेटाइल बेरीबेरी, वेट बेरीबेरी, ड्राई बेरीबेरी, वर्निस-कोक्स-कॉक्स सिंड्रोम। तो एक एक करके हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इन्फेटाइल बेरीबेरी। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इन्फेटाइल, इन्फेटाइल का मतलब होता है छोटे बच्चे, शिशु। इट अकर्स इन इन्फेंट्स बिटवीन 2 and 5 months ऑफ एज। यह 2 से 5 महीने की उम्र के शिशुओं में होता है। द अफेक्टेड बेबी डेवलप्स साइनोसिस इन विच द लेक ऑफ ऑक्सीजन और एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इन
blood causes the skin to turn blue, tachycardia, and a loud piercing cry that changes to a thin, weak, and almost inaudible one. ये जो छोटे बच्चे होते हैं, जो शिशु होते हैं, उनमें देखने को मिलता है। और इन बच्चों में साइनोसिस विकसित हो जाता है। साइनोसिस का मतलब होता है कि इनमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जो ब्लड के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है। जब हमारे शरीर में जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी और जब कार्बन डाइऑक्साइड उसमें ज़्यादा हो जाएगी तो हमारा जो क्योंकि ब्लड में जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है तो उसका कलर एकदम रेड कलर होता है, ब्राइट रेड कलर। और जब उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है यानी कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट ज़्यादा होता है तो कलर जो है ब्लड का वो चेंज हो जाता है, वो ब्लूइश हो जाता है। तो ऐसे जो छोटे बच्चे जिनके अंदर बेरी के सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो उनमें साइनोसिस जैसी कंडीशन हो जाती है, यानी कि उनके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की तो कमी हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है, जिससे उनकी जो स्किन है वो ब्लूइश हो जाती है। और उनमें टेकाइकार्डिया जैसी कंडीशन भी देखने को मिलती है और बच्चे जो हैं वो बहुत ज़ोर से रोते हैं और फिर धीरे धीरे उनकी जो आवाज़ है वो थिन होती जाती है और ऑलमोस्ट वो इनऑडिबल हो जाती है। नेक्स्ट है वेट बेरी बेरी। वेट बेरी बेरी का मतलब है गीली बेरी बेरी। गीली यानी कि जिसके अंदर एडिमा देखने को मिलता है हमें। caused by eating diets in which most of the calories are derived from polished highly milled rice। हमने ये बात पहले ही कर ली थी कि जो बेरी बेरी है वो हाईली पॉलिश्ड जो राइस है वो खाने से होती है, क्योंकि उसके अंदर थायमिन कंटेंट बहुत कम होता है। और जब हम रेगुलर उस डाइट का इस्तेमाल करेंगे, सेवन करेंगे, तो हमारे अंदर थायमिन की जो मात्रा है वो कम हो जाएगी और फिर थायमिन की कमी से होने वाले जो भी सिम्टम्स हैं वो हमारे अंदर दिखाई देने लग जाएंगे। और थायमिन की कमी से होने वाली डिजीज है बेरी बेरी, तो बेरी बेरी के सिम्टम्स हमारे बॉडी के अंदर दिखाई देने लग जाएंगे। तो जो वेट बेरी बेरी है वो भी किससे होती है? हाईली पॉलिश्ड राइस के सेवन से होती है। द डिसऑर्डर इज ऑफन प्रेसिपिटेटेड बाय द इन्फेक्शन, हार्ड फिजिकल लेबर और प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। और ये जो डिसऑर्डर है वो अक्सर जो बहुत ज़्यादा हार्ड फिजिकल वर्क करते हैं और जो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर है उनमें ज़्यादातर देखने को मिलता है। शोशीन और परनीशियस बेरीबेरी इज द सडन ऑनसेट ऑफ कार्डियक पेन, रेस्टलेसनेस, साइनोसिस एंड पेरिफेरल सर्कुलेटरी फेलियर। और इसके अंदर क्या होता है, शोशीन और परनीशियस बेरीबेरी देखने को मिलती है और जिसकी वजह से कार्डियक पेन यानी कि हार्ट में पेन होना शुरू हो जाता है, बेचैनी होती है, साइनोसिस की कंडीशन हो जाती है। साइनोसिस हमने इन्फेटाइल बेरीबेरी में डिस्कस किया था कि हमारे जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा। और इसके साथ ही साथ जो पेरिफेरल सर्कुलेटरी फेलियर है, ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। एडिमा इज द मोस्ट नोटेबल फीचर एंड में डेवलप रैपिडली इन इन्वॉल्व लेग, फेस, ट्रंक एंड सीरस कैविटीज। और एडिमा जो है वो देखने को मिलता है और बहुत तेज़ी से वो फैल जाता है हमारे पैरों में, चेहरे पर, हमारे जो ट्रंक में और जो सीरस कैविटीज़ है वहाँ पर जो एडिमा है वो देखने को मिलता है। इसके साथ ही साथ पेल्पिटेशन आर मार्क्ड एंड देयर मे बी पेन इन द लेग्स आफ्टर वॉकिंग, प्रोबेबली ड्यू टू द एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। और जब बहुत ज़्यादा चलते हैं या चलने के बाद में पैरों में दर्द होता है, क्योंकि पैरों में जो लैक्टिक एसिड है वो ज़्यादा जमाव हो जाता है। और जब हमारे पैरों के अंदर लैक्टिक एसिड का जमाव हो जाता है तो हमारे पैरों में दर्द होता है। जब हम बहुत सारी जगह ऐसा पढ़ते भी हैं कि जब बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं या बहुत ज़्यादा हम फिजिकल वर्क कर लेते हैं, दौड़ वगैरह लगाते हैं, तो उसके बाद में हमारे पैरों में दर्द होता है, क्योंकि हमारे पैरों के अंदर जो लैक्टिक एसिड है उसका जमाव हो जाता है। और जैसे जैसे वो लैक्टिक एसिड का जमाव हटता है तो हमारे जो पैर दर्द है वो वापस से सही हो जाते हैं। देयर इज यूजुअली टेकाइकार्डिया एंड एन इंक्रीज इन पल्स प्रेशर। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर टेकाइकार्डिया जैसी कंडीशन भी देखने को मिलती है और जो पल्स प्रेशर है वो भी इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है ड्राई बेरी बेरी यानी कि सूखी बेरी बेरी। जो वेट बेरी बेरी है उसमें एडिमा देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर एडिमा एब्सेंट होता है। द न्यूट्रिशनल बैकग्राउंड इज सिमिलर टू दैट ऑफ वेट बेरी बेरी। जो न्यूट्रिशनल बैकग्राउंड है वो तो वेट बेरी बेरी जैसा ही है, यानी कि इसमें भी थायमिन कंटेंट कम होता है, उसी वजह से बेरी बेरी होती है।
In long-standing cases, there is degeneration and demyelination of both sensory and motor nerves, resulting in severe wasting of muscles. इसमें क्या होता है कि लंबे समय से चले आ रहे जो मामले हैं जिनमें संवेदी और प्रेरक दोनों तंत्रिकाओं का अपघटन हो जाता है, विघटन हो जाता है और परिणाम स्वरूप जो हमारी मांसपेशियां हैं वो गंभीर रूप से नष्ट हो जाती है। यानी कि जब बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक जो स्टैंडिंग केस होते हैं, यानी कि जो लंबे चलने वाले ऐसे केसेज होते हैं जहाँ पर डीजनरेशन की प्रोसेस होती है, माइलिनेशन की प्रोसेस होती है, तो उस कंडीशन में जो मसल्स वास्टिंग है वो देखने को मिलती है। सिम्टम्स इंक्लूड नमनेस इन लेग्स, इरिटेबिलिटी, वेग अनईजीनेस, डिसऑर्डरली थिंकिंग एंड नोजिया। और इसमें लक्षण कौन कौन से होते हैं? पैरों में सूनापन आ जाता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, बेचैनी होती है और नोजिया जैसी प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट है वर्निक्स इंसेफेलोपैथी। ये जो वर्निक इंसेफेलोपैथी है ये भी बेरी ही है एक तरह की, और ये उन लोगों में देखने को मिलती है जो ज़्यादातर अल्कोहल का सेवन करते हैं, और अल्कोहल का सेवन करने से उनमें थायमिन की कमी आ जाती है और जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इट ऑफन प्रेजेंट एक्यूटली यूजुअली इन एन एल्कोहलिक। ये आमतौर पर जो शराबी लोग होते हैं या जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनमें देखने को मिलता है। बट इट इज़ समटाइम्स सीन इन पीपल विद परसिस्टेंट वोमिटिंग। लेकिन कई बार उन लोगों में भी देखने को मिलता है जिनको लगातार वोमिटिंग होती है, लगातार जिनको उल्टियाँ होती है, उनमें भी थायमिन की कमी हो जाती है और उसकी वजह से ये जो सिम्टम्स है वो देखने को मिलते हैं। इन दिस द पेशेंट इज क्वाइट कन्फ्यूज्ड and most valuable clinical signs are some form of bilateral symmetrical ophthalmoplegia, paralysis of eye muscles, nystagmus, involuntary and jerky repetition movement of eyeballs may be present। और इसके कुछ सिम्टम्स है जो कि हमें ध्यान में रखने हैं। कौन कौन से क्लिनिकल सिम्टम्स यहाँ पर दिखाई देते हैं? इसके अंदर लक्षण होते हैं द्विपक्षीय सम्मित ऑप्टेमोप्लेजिया, आंख की मांसपेशियों का पक्षाघात यानी कि पैरालिसिस, निस्टेगमस, अनिच्छिक आंख की गेंदों की झटकेदार पुनरावृत्ति यानी कि हमारी जो आईबॉल्स है उनमें जर्की मूवमेंट्स होते हैं। ये कुछ सिम्टम्स है जो वर्निक्स इंसेफेलोपैथी में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है सोर्सेज। अब बात आती है कि हमने पढ़ लिया थायमिन होता क्या है, थायमिन के फंक्शन क्या है, उसकी कमी से क्या हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि जब कमी से कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो ऐसे कौन कौन से सोर्सेज हैं जो लेने चाहिए जिससे थायमिन वापस से रिकवर हो जाए। डाइट बेस्ड ऑन होल व्हीट एंड एनी ऑफ द मिलेट्स, रो हैंड पाउंडेड राइस और पार बॉइल्ड राइस यूजुअली सप्लाई एडिक्वेट अमाउंट्स ऑफ थायमिन। साबुत गेहूँ, मिलेट्स के अंदर जो भी अपने मोटे अनाज है वो आ जाएंगे। हाथ से कुटे हुए चावल, उबले हुए चावल जो लेता है तो उसमें थायमिन कंटेंट अच्छा पाया जाता है। ब्रान कंटेन्स मोस्ट ऑफ द थायमिन ऑफ द राइस ग्रेन। और जो चावल के दाने का अधिकांश थायमिन जो है वो उसके ऊपर जो छिलका होता है, ब्रान होता है, उसमें पाया जाता है। पल्सेज कैन इम्प्रूव द थायमिन कंटेंट। और दालों में भी थायमिन अच्छी मात्रा में होता है, अच्छे कंटेंट में होता है। व्हीट ब्रान एंड व्हीट जम आर वेरी रिच सोर्स ऑफ थायमिन। और जो हमारा व्हीट ब्रान है यानी कि गेहूँ की भुस्सी और गेहूँ का जो जम है उनमें थायमिन कंटेंट काफ़ी अच्छा होता है। तो अगर हम इन डाइट का सेवन करेंगे तो हमारे अंदर थायमिन की डेफिशिएंसी के सिम्टम्स दिखाई नहीं देंगे। नेक्स्ट है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन B2 और येलो एंजाइम वाज रिकॉग्नाइज्ड एज ए विटामिन इन 1970। राइबोफ्लेविन जिसको विटामिन B2 बोलते हैं, जिसको येलो एंजाइम भी बोलते हैं, इसको सबसे पहले 1917 के अंदर रिकॉग्नाइज किया गया था। इट इज़ रिलेटिवली स्टेबल विटामिन दैट इज रेजिस्टेंट टू एसिड, हीट एंड ऑक्सीडेशन। ये हीट रेजिस्टेंट है, एसिड रेजिस्टेंट है और ऑक्सीडेशन से भी रेजिस्टेंट है। यानी कि ये एसिड की जब एसिडिक मीडियम होता है तो वहाँ पर भी ये नष्ट नहीं होता है, हीट से भी ये नष्ट नहीं होता है, और ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीजन के उपस्थिति में भी ये नष्ट नहीं होता है। इट इज़ अनस्टेबल इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कली एंड लाइट। लेकिन ये प्रकाश में और एल्कली क्षार की जब कंडीशन होती है तो वहाँ पर ये नष्ट हो जाता है। स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर, और ये पानी में स्लाइटली सोल्यूबल है। फंक्शंस, राइबोफ्लेविन इज यूज्ड टू प्रोड्यूस 2 कोएंजाइम। राइबोफ्लेविन 2 कोएंजाइम प्रोड्यूस करता है।
FMN and FAD, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड एंड फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। और इनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं? द रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज, फैटी एसिड एंड अमीनो एसिड, यानी कि जो डाइट हम ले रहे हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, उनका जो जब डाइजेशन होता है तो वो अपने सिंपलर कंपाउंड में टूटते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में टूटेगा, फैट है वो फैटी एसिड में टूटेगा और प्रोटीन एमिनो एसिड में टूटेगा। तो इनके द्वारा जो एनर्जी रिलीज होती है उसमें राइबोफ्लेविन अपना योगदान देता है। द कन्वर्जन ऑफ एमिनो एसिड ट्रिप्टोफैन इनटू द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन नियासिन, और जो एमिनो एसिड ट्रिप्टोफैन है उसका कन्वर्जन नियासिन के रूप में करने में भी राइबोफ्लेविन हेल्प करता है। द कन्वर्जन ऑफ विटामिन B6 एंड फोलेट इनटू देयर एक्टिव कोएंजाइम एंड स्टोरेज फॉर्म्स, और विटामिन B6 और फोलेट का उनके जो सक्रिय कोएंजाइम है उसके रूप में उनका कन्वर्जन करता है। और सिंस विटामिन B6 एंड फोलेट आर रिक्वायर्ड फॉर डीएनए सिंथेसिस, क्योंकि जो विटामिन B6 और फोलेट है वो दोनों ही डीएनए के सिंथेसिस के लिए जरूरी है, और इस तरह से जो राइबोफ्लेविन है वो इनडायरेक्टली जो डीएनए के सिंथेसिस में हेल्प करता है, क्योंकि राइबोफ्लेविन से विटामिन B6 और फोलेट जो है उनके एंजाइम सक्रिय हो जाते हैं और इन दोनों का योगदान डीएनए के निर्माण में होता है। तो इनडायरेक्टली राइबोफ्लेविन का जो योगदान है वो भी डीएनए सिंथेसिस में होता है। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी। राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी से क्या होता है? सीरियल बेस्ड डाइट विदाउट द प्रोटेक्टिव पल्सेज एंड मिल्क लेड टू राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी। अगर हम सीरियल बेस्ड डाइट ले रहे हैं और उसके अंदर पल्सेज इंक्लूड नहीं है, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट इंक्लूड नहीं है, तो राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। सबसे पहले है ओरोलिंगुअल मैनिफेस्टेशन। इसमें क्या होता है? एंगुलर स्टोमेटाइटिस और ग्लोसाइटिस चिलोसिस आर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ ए राइबोफ्लेविनोसिस, यानी कि राइबोफ्लेविन की कमी से मेन सिम्टम्स कौन से दिखाई देते हैं हमें? एंगुलर स्टोमेटाइटिस, जिसको ग्लोसाइटिस भी बोलते हैं, और चिलोसिस। अर्ली सिम्टम्स ऑफ ए राइबोफ्लेविनोसिस आर सोरनेस एंड बर्निंग ऑफ माउथ एंड टंग। जो हमारा माउथ है, जो टंग है, उसमें बर्निंग होती है और सोरनेस हो जाती है। द लेजन्स एट द एंगल ऑफ माउथ आर टर्म्ड एज एंगुलर स्टोमेटाइटिस, और हमारे जो माउथ का जो साइड वाला हिस्सा है, जो हमारे होठों के साइड वाला जो हिस्सा है, वहाँ पर घाव देखने को मिलते हैं, जिसको एंगुलर स्टोमेटाइटिस कहते हैं। इसके लिए एक टर्म यूज होती है, एंगुलर स्टोमेटाइटिस। द टंग इज जनरल इज एक्यूटली इन्फ्लेम्ड कॉल्ड ग्लोसाइटिस, और जो हमारी टंग है वो भी इन्फ्लेम्ड हो जाती है, जिसको ग्लोसाइटिस बोलते हैं। ड्राई चॉप्ड अपीयरेंस ऑफ द लीव्स विद सुपरफिशियल अल्सर टर्म्ड एज चिलोसिस इज वन ऑफ द क्लासिकल फीचर ऑफ सीवियर राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी। और जब राइबोफ्लेविन की सीवियर डेफिशिएंसी हो जाती है तो होठों के ऊपर एक सूखी सूखी जो चमड़ी है वो दिखने लग जाती है, यानी कि होठ फटने लग जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? चिलोसिस। तो हमारे यहाँ पर हमने 3 टर्म्स के बारे में बात करी। पहली एंगुलर स्टोमेटाइटिस, जो कि हमारे होठों के साइड में जो है जो जगह होती है वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाता है। फिर जो हमारी टंग है वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसको ग्लोसाइटिस बोलते हैं। उसके बाद में हमारे जो होठ है उनके ऊपर पपड़ी जैसी जम जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? चिलोसिस। तो ये 3 टर्म्स थी, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। नेक्स्ट है डर्मल लेजन्स, यानी कि डर्मल का मतलब होता है हमारी स्किन पर लेजन्स हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं। सिबोरिक डर्मेटाइटिस इन्वॉल्विंग द फेशियल एंड स्क्रोटल स्किन इज कॉमन इन राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी। हमारे फेशियल और स्क्रोटल स्किन जो है उस पर राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी से जो घाव है वो देखने को मिलते हैं। फिर नेक्स्ट है ओक्यूलर मैनिफेस्टेशन। ओक्यूलर का मतलब, जहाँ पर भी ओक्यूलर वर्ड आता है इसका मतलब ये हमारे आंखों से रिलेटेड है। तो इसके अंदर फोटोफोबिया, लेक्रीमेशन, बर्निंग, विजुअल फटीग, इस तरह की जो सिम्टम्स है वो देखने को मिलते हैं, यानी कि हमारी आंखों में जलन होना, फोटोफोबिया होना, हमारी जो देखने की कैपेसिटी है वो कम होना, ऐसे सारे सिम्टम्स जो है वो राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी में देखने को मिलते हैं। फिर नेक्स्ट है हीमेटोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन। हीमेटोलॉजिकल, जहाँ पर हीम वर्ड आता है वो किससे रिलेटेड है? हमारे ब्लड से रिलेटेड है। तो राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी से नॉर्मोसाइटिक एनीमिया भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट है सोर्सेज। इसके सोर्सेज कौन कौन से हैं? गुड सोर्सेज ऑफ राइबोफ्लेविन आर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट
egg, liver, and green leafy vegetables. Wheat, millets, and pulses are fair sources of riboflavin, while rice particularly is a poor source. यानी कि जो हमारे wheat है, millets है, pulses है, वो अच्छे sources है riboflavin के, और जो राइस है वो पुअर सोर्सेज है। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट, एग, लीवर और ग्रीन लीफी वेजिटेबल से भी हमें अच्छी मात्रा में राइबोफ्लेविन मिल जाता है। तो ये था आज का सेशन। इसके अंदर हमने पढ़ा थायमिन के बारे में और राइबोफ्लेविन के बारे में डिटेल से। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे नियासिन और फर्दर जो भी वाइटमिन है उनके बारे में। तब तक के लिए थैंक यू। और ये जो PDF है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर एज इट इज मिल जाएगी, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से ये PDF ले सकते हैं।